हेलो गाइस, टेलीविजन इन्फो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 5 लॉ दिए गए हैं। हम इन पांचों लॉ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ताकि आप सभी को ये लॉ अच्छे से समझ में आए। हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ एंटनी लेवाइसियर द्वारा दिया गया है। इस लॉ की डेफिनेशन है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस लॉ also स्टेट दैट एनर्जी नोर बी क्रिएटेड एंड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स दैट रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा और एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। चलो हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, हमने यहाँ पर दो एलिमेंट लिया। हमारा पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक, इन्होंने मिलकर के एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड्स। अब कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया CO2। कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, ठीक, इज इक्वल टू 12 प्लस 16 इंटू 2। ओके, और 12 अब नीचे करेंगे हम 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 12 प्लस 32। इन दोनों को सम करेंगे। अब इन दोनों को सम करने के बाद क्या है हमारा 44 इज इक्वल टू 44। तो दैट्स इट। अब हम यहाँ देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बस इस लॉ के अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। हमारा दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ जोसेफ प्रोस्ट द्वारा दिया गया है। दिस लॉ स्टेट दैट द केमिकल कंपाउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ओरिजिन और इट्स क्वांटिटी हैविंग नो मैटर द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इट मींस दैट जब दो सेम केमिकल कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे तब उनके एलिमेंट का जो मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। भले ही वो उनकी सोर्स, उनकी ओरिजिन अलग हो, बट उनके एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। चलो इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं और समझेंगे। दूसरे लोग का एग्जांपल है, जैसे कि मैंने एक ग्लास में रेन वाटर ले लिया, एक ग्लास में सरफेस वाटर ले लिया और एक ग्लास में मैंने अंडरग्राउंड वाटर ले लिया। ठीक है, अब रेन वाटर का कंपाउंड क्या है H2O, सरफेस वाटर का कंपाउंड क्या है H2O और अंडरग्राउंड वाटर का कंपाउंड क्या है H2O। अब इसे देखो कि रेन वाटर में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल कितने, 2, ऑक्सीजन का कितने, 1। सरफेस वाटर में कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2, ऑक्सीजन में कितने, 1। अंडरग्राउंड वाटर में कितने, इसमें भी 2 हैं हाइड्रोजन के और 1 है ऑक्सीजन के। अब देखो कि इनका जब हम रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं एलिमेंट का, तो 2:1 और इसमें भी 2:1 और इसमें भी 2:1 आया है। तो देखो कि इनके जो एलिमेंट के मास का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, फिक्स है। तो बस यही, इस लोग को यही कहना है कि सोर्स कुछ भी हो बट एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन सेम रहता है। हमारा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ डाल्टन द्वारा बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट जो होगा वो कंबाइन हुआ रहेगा डिफरेंट मास वाले एलिमेंट के साथ। तो ये लॉ जो है तो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट के रेशियो को होल नंबर्स में निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, तो अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 कंपाउंड लिया, एक कंपाउंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कंपाउंड हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन दोनों के जो एलिमेंट है वो दोनों सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका भी कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, बट इनके एलिमेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूल 1 है, इसका यहाँ पर भी कार्बन का मॉलिक्यूल 1 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है। चलो अब हम इसके मास पे देखते हैं। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16। तो यहाँ पर हम करते हैं, जब इसको सॉल्व, इनके मास को इनके कंपाउंड में बिठाते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 और इसमें हो जाएगा 12 प्लस 16। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा, जब इनको ऐड कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 प्लस 32 और इसमें जाएगा 12 प्लस 16। बट देखो अब यहाँ पर तुम देखो कार्बन के जो मास का जो वो है प्रोपोर्शन है वो सेम है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मास जो है वो डिफरेंट है, 32 है और 16 है। तो अब इसके मास का जो प्रोपोर्शन निकालेंगे ना वो हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको लेते हैं हम, जैसे कि 32/16 इज इक्वल टू 2/1। काट दिया हमने इसको।
तो आगे क्या 2:1, ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं गे ल्यूसेक लॉ, जो कि जोसेफ लुइस गे ल्यूसेक द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम इफ देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। मतलब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जब दो गैस आपस में रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट भी गैस ही बनता है, तो प्रोडक्ट में गैस का वॉल्यूम और रिएक्टेंट में गैस का वॉल्यूम दोनों होल नंबर रेशियो में रहेगा। तो आओ फटाफट इसका एग्जांपल देख करके हम समझते हैं। चलो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि व्हेन वी टेक 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन गैस CH4, बर्न्स करवा रहे हैं उसको हम एयर के साथ, इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे रिएक्शन पे लेते हैं, तो पहले लिखते हैं मीथेन गैस CH4 को रिएक्ट करवा रहे हैं एयर के साथ, O2 के साथ। अब टेंस टू करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O और हीट रिलीज हो जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो O2 के आगे में 2 लग जाएगा, 2O2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट में H2O के आगे में 2H2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। अब हम इसको करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो CH4 का आगे क्या है हमारा 1 है, तो 1 जो है, तो पहले हमारा CH4 कितना है 100 मिलीलीटर है, तो 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर हो गया। 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर हो गया है। तो ऐसे ही O2 का कितना है 2 है, मतलब 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। मतलब कि साफ हो गया कि यहाँ पर हमको 200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, मतलब 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिक्वायर है। और अब प्रोडक्ट में आते हैं हम, तो CO2 जो है, CO2 का आगे में कितना है 1 है, तो 1 मतलब कि 1 वॉल्यूम है, तो 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर जो होगा सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसके आगे वाटर है H2O, जिसपे कि ये लॉ काम नहीं करता, ओनली गैस के लॉ है, तो इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने पांचवे और आखिरी लॉ की, जो कि है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये लॉ एवोगैड्रो द्वारा दिया गया था। एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड other physical quantities the volume of all gases is equal to the same number of molecules। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होंगे, मतलब गैस के जो वॉल्यूम्स होंगे, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के एग्जांपल की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके हम उसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन गैस ले लिया, तो 100 मिलीलीटर ऑफ मीथेन गैस में Y मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमने 100 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इसमें भी Y मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस आर इक्वल्स। ठीक है, आप बताइए कि जब मैंने अगर 500 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 5Y, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा तो मॉलिक्यूल की संख्या घटेगी। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है ये। अगर मैंने 10 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन ले लिया, तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा Y/10, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम घट रही है, तो ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी घटेगा। समझ गए? तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये सारे लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक हैशटैग लॉ रहेगा जिसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।